नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे स्वच्छंदतावाद की विशेषताएं। इसके बारे में एक वीडियो मैं पहले भी डाल चुकी हूं, जिसमें हमने किया था स्वच्छंदतावाद का अर्थ व उसकी परिभाषाएं। आज हम विशेषताओं के बारे में जानेंगे, तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर इसकी प्रवृत्तियां या विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले जो विशेषता है वो क्या है? परंपरागत नियमों का विरोध। सबसे पहले जो परंपरागत यानी जो पहले से चले आ रहे नियम थे उसका इन्होंने विरोध किया है। ये हम पहले बता चुके हैं कि जो स्वच्छंदतावादी काव्यधारा है इसका जन्म किसके विरोध में हुआ था? नव्य शास्त्रवाद द्वारा स्थापित नियमों और सिद्धांतों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। यानी जो शास्त्र सम्मत नियम थे उनका ये विरोध करता है, और इसी की प्रतिक्रिया के स्वरूप हमारे सामने जो नई विचारधारा या नई काव्यधारा आई वो क्या थी? स्वच्छंदतावाद था। लेकिन इसके मूल में फ्रांसीसी राज्य का भी योगदान था। फ्रांस की राजक्रांति ने समूचे विश्व में उथल पुथल मचा दी थी। इसका परिणाम क्या हुआ कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन आया। साहित्य के क्षेत्र में स्थापित जो परंपराएं थी उसका भी विरोध होने लगा। स्वच्छंदतावादी कवि केवल भौतिक शक्तियों के अत्याचार और अनाचार के ही विरुद्ध नहीं थे, अपितु वो नीति, धर्म, साहित्य, परंपराओं तथा शास्त्रीय नियमों के भी विरुद्ध थे। यानी जो भौतिकवादी विचारधारा है या समाज में जो अत्याचार और अनाचार हो रहा था, केवल इसका ही वो विरोध नहीं करते, बल्कि जो नीति, धर्म, साहित्य और जो परंपराएं हमारे समाज में थी, शास्त्रीय नियमों को जो काव्य का आधार या लेखन का आधार मान लिया गया था, उसका भी ये विरोध करते हैं। इन्होंने केवल भाव पक्ष को ही नहीं बल्कि कला पक्ष को भी नया रूप देने का प्रयास किया। इनके विषय और उसकी अभिव्यंजना दोनों ही पक्षों में नयापन हमें दिखाई देता है। यानी इन्होंने जो विषय लिए वो भी नए विषय उठाए, और उसको अभिव्यक्त करने का जो तरीका था वो भी कुछ हटकर था, पहले से नया था। स्वच्छंदतावादी विचारकों का कहना था कि कविता का विषय किससे जुड़ा होना चाहिए? जीवन के यथार्थ से जुड़ा होना चाहिए। इसीलिए स्वच्छंदतावादी काव्य मनुष्य का काव्य है। उसमें अचेतन में पड़ी वासनाओं को क्रूरता पूर्वक दमित नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें स्वस्थ विकास करने का अवसर दिया जाता है। यानी जो हमारी अचेतन अवस्था की इच्छाएं हैं, वासना है, कामना है, उनको क्रूरता पूर्वक यानी नियमों के द्वारा दबाया नहीं जाता, बल्कि उनको ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल दिया जाता है कि उनका स्वस्थ दृष्टिकोण से विकास किया जा सके। तो सबसे पहला यहाँ पर अगर विशेषताएं हम देखें तो वो क्या है? जो परंपरागत नियम आ रहे थे, नियम जिनका जो चले आ रहे थे, उनका ये विरोध करते हैं। इन्होंने भाव पक्ष को ही नहीं बल्कि कला पक्ष को भी एक नया रूप प्रदान किया। ये बात आप यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। और दूसरा, इन्होंने क्या माना है कि कविता का विषय कैसा होना चाहिए? सुदृढ़ यथार्थ से जो समाज का वास्तविक रूप है उसको उजागर करना चाहिए, क्योंकि ये काव्य कौन सा है? ये मनुष्य का या मानव जीवन का काव्य है। दूसरी अगर हम देखें, यहाँ पर वर्ड्सवर्थ ने भी इस विचारधारा को थोड़ा सा ज़्यादा इन्होंने उठाया, क्योंकि ये प्रवर्तक के रूप में इस विचारधारा के जाने जाते हैं। उनकी कविताओं में जीवन की सामान्य घटनाओं और मनस्थितियों का समावेश हम देखते हैं। यानी जो जीवन की सामान्य घटनाएं हैं और मानव मन की जो स्थितियां हैं उनका समावेश इन्होंने अपने काव्य में किया। उन्होंने कवियों को सलाह दी कि वे सरल ग्रामीण विषयों पर काव्य लिखें। उनका कथन है कि सामान्यतः निम्न और ग्रामीण जीवन का चयन इसलिए किया गया था कि उस परिस्थिति में हृदय के आवश्यक मनोवेगों को अपेक्षाकृत अधिक उर्वरा भूमि मिलती है, जिसमें वे प्रौढ़ता प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो मानव मन के भाव हैं उसके लिए उर्वरा भूमि कौन सी होती है? जहाँ बीज को आसानी से उपजाया जा सके, जहाँ बीज विकास कर सके। तो ऐसी भूमि उनको उपलब्ध करवाना जहाँ से मानव मन के भाव और ज़्यादा अच्छे तरीके से विकसित हो सके, जिसमें वे प्रौढ़ता प्राप्त कर सके। यानी उनमें वो सारे गुण, प्रौढ़ता विकसित होने का या प्रौढ़ता का गुण उसमें आ सके, उन पर नियंत्रण कम रहता है तथा उनकी अभिव्यक्ति सीधी सादी और सशक्त भाषा में होती है। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि अगर ग्रामीण जीवन का चयन काव्य के भावों की अभिव्यक्ति के लिए उन परिस्थितियों को आधार बनाया जाएगा तो वो सरल, सीधी, सशक्त अभिव्यक्ति होगी जो कि सामान्य जनता तक आसानी से पहुंच पाएगी।
दूसरी अगर हम इसकी विशेषताएं देखें तो वो क्या है, आडंबर और कृत्रिमता से मुक्ति। स्वच्छंदतावादी कवियों की ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इन्होंने पुराने नियमों और सिद्धांतों की जंजीरों से तो मुक्ति प्राप्त करी ही, लेकिन इसके साथ साथ इन कवियों ने प्रत्येक प्रकार की कृत्रिमता से भी मुक्त होने की कोशिश की है। यहाँ पर लिरिकल बैलेड्स की रचना क्योंकि इसी आधार पर हुई है, इसीलिए हुई क्योंकि इनमें सहज सरल भावों का वर्णन रहता है। इन कवियों ने स्पष्ट घोषणा की कि कविता अनुदात अनुभूतियों का स्वतः स्फूर्त प्रवाह है, अनुदात जो उच्च भावनाओं से युक्त है। इन्होंने बार बार इस बात पर बल दिया कि काव्य में जीवन का सहज एवं स्वाभाविक चित्रण होना चाहिए। एक विद्वान के जो विचार हैं वो क्या कहते हैं कि किसी आडंबर के बिना अपने भावों को प्रकट करने पर स्वच्छंदतावादी कवि बल देता है। भाषा और अभिव्यक्ति के बनावटीपन से यह दूर रहना चाहता है और सहज भावाभिव्यक्ति ही पाठक को प्रभावित करती है। यानी जो भी विचार हमें कहने हैं काव्य के माध्यम से, वहाँ पर कोई ढोंग, कोई दिखावा या बनावटीपन नहीं होना चाहिए। सहज स्वाभाविक तरीके से अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति होना चाहिए। वही क्या है, स्वच्छंदतावाद है। उसके बाद अगर हम देखें तीसरी विशेषता को, तो वो क्या है, कल्पना पर बल। देखिए, स्वच्छंद यानी स्वतंत्र, और स्वतंत्र मन कल्पना लोक के बिना विचरण नहीं कर सकता। इसी भाव पर इन्होंने बल दिया है कि स्वच्छंदतावादी काव्य की अगली विशेषता अगर देखें तो वो क्या है, कल्पना पर इन्होंने विशेष बल दिया है। इन कवियों ने कल्पना को प्रेरणादायक तत्व कहा है। यानी प्रेरणा कहाँ से मिलती है, कल्पना से। यही कारण है कि स्वच्छंदतावादी कवि यथार्थता से दूर कल्पना के सुंदर इंद्रिय जगत में विचरण करता है। यानी अपनी इंद्रियों के योग से जो यथार्थ है, जो समाज की वास्तविकता या सच्चाई है, उससे दूर कल्पना में विचरण करता है। सभी रोमांटिक कवियों ने अपने काव्य में कल्पना को विशेष महत्व प्रदान किया है। कल्पना के पंखों पर सवार होकर कवि मानव मन की अतुल्य गहराइयों में उतर जाता है। इसी कल्पना के कारण कवि प्रकृति की ओर ज्यादा आकर्षित हुआ। इसी कल्पना के कारण कवि प्रकृति में ईश्वरीय सत्ता को देखने लगता है। यानी प्रकृति और ईश्वर का तालमेल किसका परिणाम है, कल्पना का ही परिणाम है। मैथ्यू आर्नोल्ड के यहाँ पर विचार हैं, वो क्या कहते हैं कि स्वच्छंदतावादी कवि शैली के बारे में उचित ही कहा है। वह देवदूत है जो अपने चमकीले पंखों को शून्य में फड़फड़ाता है। मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है किसके बारे में, स्वच्छंदतावादी काव्य की जो शैली है उसके बारे में। वो कहते हैं कि ये ऐसा देवदूत है जो स्वच्छंदतावादी कवि है, जो अपने चमकीले पंखों को शून्य में, चमकीले पंख किसके हैं, कल्पना के, जिनको वो शून्य में फड़फड़ाता है। अगली अगर इसकी विशेषता पर बात करें तो वो क्या है, प्रकृति के प्रति प्रेम। देखिए, स्वच्छंदतावादी कवि प्रकृति के मुक्त आंगन में विचरण करता है। इन कवियों ने खुलकर प्रकृति का मानवीकरण किया और प्रकृति के विभिन्न रूपों और उसकी छटा का हृदय को छूने वाला चित्र उपस्थित किया है। कोलरिज ने कहा था कि महान कवि को उस मूलभूत तत्व की खोज करनी चाहिए जो प्रकृति और मानव के मन को एक सूत्र में बांध देती है। और वो तत्व क्या है, वो स्वच्छंदता है, वो स्वच्छंदतावाद है जो प्रकृति और मानव को एक सूत्र में बांधने का काम करता है। वर्ड्सवर्थ ने तो प्रकृति को एक गुरु और दार्शनिक के रूप में देखा है। ये मानते हैं कि प्रकृति का रम्य वातावरण कवि की भावनाओं को विशद, उसकी वृत्तियों को तीव्र तथा उसके मानस पदार्थ में उसे आध्यात्मिक तत्व के दर्शन होते हैं और वह सुंदर काव्य रचना करने में समर्थ होता है। कब, जब तीन चीजें यहाँ पर इन्होंने महत्व दिया है। वो कहते हैं कि जब भावनाएं विशाल हो जाएं, विशद हों और उनकी वृत्तियों को एक तीव्रता मिले और मानस पदार्थों में उसे क्या मिले, आध्यात्मिक तत्व का उसमें समावेश हो, तब क्या होगा, एक सुंदर काव्य की रचना होगी। यही क्षण उसके जीवन का चरम क्षण होता है। ऐसे ही क्षण में जब वह तीव्र भावों का उच्छलन काव्य के माध्यम से करता है तो पाठक को भी अनुभूति प्रदान करता है, उसे भी उस स्थिति में ले जाता है जिसका वह स्वयं अनुभव कर चुका होता है और इसी में उसकी सफलता का रहस्य है। बिल्कुल वैसे ही जब हम किसी प्रकृति के सुंदर मनोरम दृश्य को पढ़ते हैं या कानों से सुनते हैं
तो हमें ऐसा लगता है कि हम वहीं पर पहुंच गए हैं, उसको हम अनुभव कर पाते हैं, उसकी सुंदरता को हम अनुभव कर पाते हैं। तो वो क्या है, सफलता का रहस्य है किसका, स्वच्छंदतावादी कवि का। तो इन्होंने प्रकृति से विशेष लगाव, विशेष प्रेम अपने काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। व्यक्तिवादी दृष्टिकोण, देखिए यहाँ पर इस विशेषता में हम ये देख सकते हैं कि दृष्टिकोण कैसा है, व्यक्तिवाद, एक व्यक्ति विशेष के प्रति। देखिए एक होता है व्यष्टि और एक होता है समष्टि या समाज। यहाँ पर समाज की बजाय इन्होंने व्यक्ति को ज्यादा महत्व दिया है, क्योंकि विचारधारा जो काल्पनिक विचार है या जो व्यक्ति विशेष के विचार है वही स्वच्छंदतावाद है। यहाँ पर स्वच्छंदतावाद में व्यक्तिवाद को प्रमुखता दी गई है। स्वच्छंदतावादी कवि अपनी रुचि, अपनी भावनाओं और दृष्टि को प्रमुखता देता है। इनके प्रबंध काव्यों में नायक हमेशा आत्म केंद्रित होता है, आत्म केंद्रित, केवल अपने बारे में वो विचार कर रहा है। स्वच्छंदतावादी काव्यधारा व्यक्तिक भावनाओं की काव्यधारा है। ये कवि आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति को ज्यादा महत्व देते हैं। इनके काव्य में व्यक्तिक मनोभावों को विशेष स्थान दिया जाता है। यही कारण है कि स्वच्छंदतावादी कवियों द्वारा असंख्य गीति काव्य लिखे गए और ये सभी जानते हैं कि गीति काव्य में व्यक्तिक मनोभावों को प्रभावशाली अभिव्यंजना होती है। लेकिन आगे चलकर देखें तो यही जो व्यक्तिवादी विचारधारा है वो इसके लिए, इस काव्य धारा के लिए अभिशाप सिद्ध हो गई, क्योंकि केवल व्यक्ति विशेष को महत्व देने से हम समाज की उपेक्षा नहीं कर सकते। जहाँ समाज उपेक्षित होगा वो काव्य या वो विचार लंबे समय तक स्थायी रूप से नहीं रह पाएगा, अपनी जड़ें कमजोर कर लेगा। तो यही स्वच्छंदतावाद के साथ भी हुआ, क्योंकि इन्होंने समाज को अधिक बल नहीं दिया या महत्व नहीं दिया। इसी कारण आगे चलकर जो व्यक्तिवादी मनोभाव हैं या मनोवेग हैं वो उनकी अधिकता होने के कारण इस काव्यधारा के लिए वो अभिशाप सिद्ध हुई। उसके बाद अगर हम देखें सौंदर्यानुभूति, देखिए सौंदर्यानुभूति, स्वच्छंदतावाद और सुंदरता दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसमें स्वच्छंदतावादी काव्यधारा में सौंदर्य भावना का सर्वत्र प्रचार प्रसार मिलता है। कविवर शैली ने तो समूचे संसार को ही सौंदर्य में माना है और अपनी कविता में प्रकृति के सुंदर चित्रों का अंकन किया है। किड्स के अगर विचारों को देखें तो ये क्या कहते हैं कि ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ इज ब्यूटी, दैट इज ऑल यू नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नाउ। तो इन्होंने किसको महत्व दिया, इन्होंने ब्यूटी, सौंदर्य को महत्व दिया है। ये मानते हैं कि सौंदर्य ही सब कुछ है। ये सब आप जानते हो, इस धरती पर अगर कुछ जानने के लिए है तो वो क्या है, सौंदर्य है। उधर प्रसिद्ध विचारक वॉल्टर पेटर ने यहाँ तक कहा कि सौंदर्य और अद्भुत के संयोग से स्वच्छंदतावादी काव्यधारा का विकास हो पाया है। जो सुंदर है और जो अद्भुत है, इन दोनों को अगर मिला दें तो क्या होता है, स्वच्छंदतावादी काव्यधारा का उद्भव होता है। ये किसने माना है, ये वॉल्टर पेटर ने माना है। अगली विशेषता इनकी है यथार्थ जगत से पलायन। देखिए कल्पना को महत्व दिया है या कल्पना पर आधारित काव्य है तो निश्चित है कि इन्होंने सामाजिक यथार्थ या जो जीवन का यथार्थ था उससे ये दूर चले गए। स्वच्छंदतावादी काव्य की एक ये अन्य विशेषता है कि वास्तविक जगत से इन्होंने पलायन कर लिया। पलायन का मतलब होता है दूर चले जाना, वहां से गमन कर लेना। ये कवि संसार की जो संकीर्णताएं थी, कठोरताएं थी, रूढ़िगत मान्यताएं थी, इससे तंग थे। इसीलिए ये स्वपन लोक में विचरण करते थे जहां संसार की बाधाएं इन्हें व्याकुल नहीं कर पाए। इसीलिए ये लोग कल्पना पर ज्यादा आधारित रहे या कल्पना का इन्होंने अधिक आश्रय लिया। इंद्रियजन्य सौंदर्य इन कवियों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी से ये लोग प्रेरणा ग्रहण करते हैं और प्रकृति की मनोरमता में खोए रहते हैं। जगत से पलायन के कारण स्वच्छंदतावादी कवि अद्भुत और आश्चर्य के प्रति आग्रहशील हैं। इसीलिए इनकी कविताओं में रहस्यवाद और अति मानवीय यानी जिनको सुपर नेचुरल कहते हैं, इन तत्वों का समावेश हो गया था। लेकिन इन्होंने जगत से पलायन कर लिया, यानी संसारिक यथार्थ, जो मान्यताएं, संकीर्णताएं, जो संसार की कठोरता या जो रूढ़िगत विचारधाराएं थी, उन सबको महत्व नहीं दिया, बल्कि कल्पना और सौंदर्य या रहस्यवाद को ही ज़्यादा महत्व दिया, या सुपर नेचुरल जो पावर या शक्तियां थी उनको इन्होंने अधिक महत्व अपने लेखन या काव्य में दिया है। उसके बाद है दुखानुभूति की भावना का वर्णन।
देखिए, महादेवी वर्मा को जिसने पढ़ा है, जयशंकर प्रसाद को जिसने पढ़ा है, वो स्वच्छंदतावाद को बहुत अच्छे से जानता है। तो दुखानुभूति यानी दुख की अनुभूति की भावना का वर्णन। स्वच्छंदतावादी कवि पर पीड़ा से द्रवीभूत हो उठता है, यानी दूसरे की पीड़ा को वो स्वयं अनुभव करने लगता है। दूसरे के जो कष्ट हैं, क्लेश हैं, उनको उसने स्वयं में समाहित कर लिया या समाविष्ट कर लिया। लोगों की वेदना व्यथा के कारण उसके मन में भी वेदना व्याप्त हो जाती है। ये कवि दुख में भी सुख का अनुभव करने लगते हैं और काव्य के द्वारा अपनी वेदना व्यथा और निराशा का वर्णन इन्होंने बखूबी किया है। अगर इनका प्रिय निष्ठुर हो गया है तब भी ये कवि सहानुभूतिशील होकर जीवन को दुखों का घर मान लेते हैं। पहले तो ये प्रिय को दुख पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते, बल्कि स्वयं को ही दुख पहुंचाने लगते हैं। प्रिय कौन है? जो प्रेमी है। जैसे मान लीजिए आत्मा और परमात्मा की अगर बात करें तो यहाँ आत्मा कौन है? व्यक्ति। और परमात्मा कौन है या प्रिय कौन है? प्रिय कौन है? यहाँ परमात्मा। तो आत्मा जब अपने प्रिय को प्राप्त करने का प्रयास करती है, क्योंकि रहस्यवाद है, प्रकृति, रहस्यवाद, ये सब विचार हम यहाँ देख चुके हैं। तो जब अपने प्रिय, जब ये कल्पना करते हैं कि आत्मा या मानव ये कल्पना करता है कि मेरा प्रिय या मेरा परमात्मा मुझसे रूठ गया है, तब ये परमात्मा ये अपने प्रिय को कष्ट नहीं देते, बल्कि स्वयं अपने जीवन में उस दुख को झेलना स्वीकार कर लेते हैं। यानी उस दुख में भी उनको क्या होता है? आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन वैसे देखा जाए तो इनका दुख वास्तविक ना होकर मात्र काल्पनिक होता है, क्योंकि ईश्वर की भी तो ये कल्पना कर रहे हैं, प्रिय की ये कल्पना कर रहे हैं। जब वो प्रिय कल्पित है तो इनका दुख भी कल्पित है। स्वच्छंदतावाद में सब दुखानुभूति की अधिकता देखकर गैटे ने ये कहा है कि स्वच्छंदतावाद रुग्ण है, यानी बीमार विचारधारा है। ये किसने कहा है? गेटे ने कहा है। ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ये गेटे की बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, ये आप बिल्कुल ज़रूर ध्यान में रखें कि स्वच्छंदतावाद रुग्ण है, यानी बीमार है। ये कैसी विचारधारा है? ये बीमार विचारधारा है। इसने कैसे, किसने कहा है? गेटे ने। और किसके कारण? इनकी जो दुखानुभूति है उसके कारण, यानी इसकी अधिकता इतनी ज़्यादा है कि इन्होंने इसको बीमार विचारधारा के नाम से जाना, या क्षुब्ध होकर यानी क्रोधित होकर इस विचार को उन्होंने प्रकट किया या इसके प्रति अपने भाव अभिव्यक्त किए हैं। उसके बाद अगर हम देखें, अगली जो इसमें विशेषता है वो है लोक कल्याण की भावना। देखिए, इसमें दो मत नहीं है कि स्वच्छंदतावादी काव्य में व्यक्तिवाद की प्रधानता है, लेकिन व्यक्तिवाद के साथ साथ रागात्मक तत्व की भी प्रधानता है। रागात्मक यानी प्रेम तत्व की प्रधानता है। रागात्मक निश्चय से शिवत्व से संबंध होता है। मनुष्य अपने मूल रूप में शिव है और उसका लक्ष्य है उसी शिवत्व को पाना या प्राप्त करना। फ्रांस की राज्य क्रांति और स्वच्छंदतावाद दोनों पर ही रूसो का प्रभाव रहा। रूसो ने ये घोषणा कर दी थी कि मानव को नगर जीवन की कृत्रिमता ने भ्रष्ट कर दिया है। प्रकृति की समीपता उनके लिए मंगलकारी है। गांव के आडंबरहीन सहज जीवन को अपनाने से सबका कल्याण हो सकता है। यानी इन्होंने किस जीवन को महत्व दिया? ग्रामीण जीवन को महत्व दिया, बजाय किसके? नगरीय जीवन के। और इन्होंने कहा कि अगर मानव का कल्याण करना है तो आडंबरहीन सहज समाज में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। और वो जीवन कहाँ व्यतीत हो सकता है? ग्राम्य जीवन में। यही कारण है कि स्वच्छंदतावादी कवि जन कल्याण की भावना को अपनी कविता में प्रमुखता प्रदान करते हैं। उसके बाद है नवीन अभिव्यंजना। देखिए, नवीन अभिव्यंजना किसमें? शिल्प में। स्वच्छंदतावादी कवियों ने शिल्प, भाषा और शैली के क्षेत्र में पुरानी परंपराओं और रूढ़ियों को अस्वीकार कर दिया। इन्होंने जहां विषय वस्तु के क्षेत्र में अभिजात्यवादी विषयों के स्थान पर सामान्य विषयों को प्रमुखता दी। देखिए, विषय वस्तु में बदलाव किया, ये हमने देखा, क्योंकि भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों की बातें हम कर रहे हैं। पहले जो उच्च वर्ग के विषय थे उसके स्थान पर इन्होंने सामान्य जीवन से जुड़े हुए विषयों को प्रमुखता दी। बात करें अगर कला पक्ष की, तो इन्होंने, हमने देखा कि इन्होंने जो शास्त्रवादी नियम थे उनको नकार दिया। ये कवि काव्य में प्रतीक, विधान, लाक्षणिक प्रयोग तथा व्यंजना के प्रयोग पर ज्यादा बल देते हैं। तो रूपक, बिंब, नाद, सौंदर्य, नवीन छंदों और नवीन उपमानों का भी इन्होंने खूब प्रयोग किया है। विशेषकर हिंदी के स्वच्छंदतावादी कवियों ने काव्य में
के अभिव्यंजना शिल्प को बहुत ही सजाया और संवारा है। तो यहाँ पर दो बातें आपको ध्यान में रखनी है कि पहला तो इन्होंने विषय वस्तु में बदलाव किया, जो अभिजात्य वर्ग के विषय थे उसके बजाय सामान्य विषयों को इन्होंने महत्व दिया। और दूसरा, कला पक्ष की अगर बात करें तो जो शास्त्रवादी नियम थे उसको नकार कर इन्होंने स्वतंत्र भावों की अभिव्यक्ति के लिए अपनी मर्जी से ऐसे शब्दों का, ऐसे बिंब, ऐसे रूपक, ऐसे छंदों का इस्तेमाल किया जो अपने आप में नए थे या नवीन थे। और हिंदी स्वच्छंदतावादी कवियों में भी इस बात को या इस अभिव्यंजना शिल्प को बहुत ही सुंदर तरीके से देखा जा सकता है। अब बात करते हैं कि इस स्वच्छंदतावाद की सीमाएं क्या है और इसका मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है। देखिए, विद्वानों का ये मानना है कि ये न तो राजनीति का कोई वाद है या इज्म है और ना ही दर्शन शास्त्र का ये कोई सिद्धांत है। स्कॉट जेम्स ने यह स्वीकार किया कि स्वच्छंदतावाद से पहले यूरोप का जनजीवन जड़ हो चुका था, यानी जड़ता प्राप्त कर, उसमें कुछ नवीनता नहीं थी। लोग प्राचीन सिद्धांतों में जकड़े हुए थे और प्राचीन को पूजनीय और वंदनीय ही माना जाता था। ऐसी स्थिति में स्वच्छंदतावादी काव्यधारा में यूरोप के साहित्य जगत में एक व्यापक क्रांति उत्पन्न कर दी। इसी परिवर्तन को साहित्य जगत में क्या नाम दिया गया? स्वच्छंदतावाद नाम दिया गया। जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे स्वच्छंदतावाद में भी कुछ भ्रमित धारणाएं फैलने लगी। विद्वानों का एक वर्ग है जो ये मानता है कि स्वच्छंदतावाद का मतलब है व्यवस्था, नियमों, सिद्धांतों और परंपराओं का उल्लंघन करना। लेकिन ये धारणा संकुचित और पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। यानी एक वर्ग ये क्या मानता है कि जो पुरानी प्राचीन नियम और परंपराएं हैं उनका उल्लंघन करता, उनको मानने से अस्वीकार कर देना, यही क्या है? स्वच्छंदतावाद है। लेकिन इसमें कुछ संकुचित विचारधाराएं सम्माहित है। स्वच्छंदतावाद का आधार अगर देखें तो वो क्या है? कल्पना है। यानी स्वच्छंदतावाद किस पर आधारित है? कल्पना पर। कल्पना के सहारे इन्होंने मानव जीवन के विभिन्न रूपों का वर्णन किया है। इस काव्यधारा में प्रकृति का जो सुंदर और मनोरम अंकन हुआ वह बहुत ही अतुलनीय, अद्वितीय है। लेकिन धीरे धीरे व्यक्तिकता पर ज़्यादा बल दिए जाने के कारण और कल्पना लोक से घिरे रहने के कारण यह कविता जीवन के यथार्थ से दूर होती चली गई। कुछ विद्वान आलोचक ने इसकी तुलना परी देश के ऐसे राजकुमार से की है जो निद्रित रूप में परी के सुखद सपनों में खोया रहता है। यानी एक ऐसा राजकुमार जो सपने में परी को देखता है और सुख का अनुभव करता है। स्वच्छंदतावाद को माना है, क्या माना है? एक ऐसा राजकुमार माना है जो परियों के देश में है और नींद में ही सोया हुआ परियों की कल्पना करता रहता है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि स्वच्छंदतावाद साहित्य जगत में एक स्वस्थ और सशक्त प्रतिक्रिया थी। किसके प्रति? रूढ़िवादिता के प्रति, शास्त्र के प्रति, नियमों के प्रति। लेकिन कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा हो जाए या बढ़ जाए या जिसकी अतिशयोक्ति हो जाए उसके कारण ये अस्वास्थ्यकर बन गई। धीरे धीरे समय के साथ साथ इस काव्यधारा का प्रभाव घटने लगा। फिर भी हमें ये मानकर चलना होगा कि बुद्धिवाद की अतिशयता से त्रस्त मानव के लिए स्वच्छंदतावाद ने एक नए लोक का आविष्कार किया। इसमें मानव को सुख में संसार दिया और उसे आशावादी भी बनाया। यानी सुख और आशा का संचार किसने किया? स्वच्छंदतावाद ने किया। इसीलिए डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त के विचार हैं, ये कहते हैं कि स्वच्छंदतावाद को एक सामान्य प्रवृत्ति मानते हैं और किसी भी काल या देश में उद्भूत हो सकती है। ये किसी समय सीमा में बंधी हुई नहीं है। किसी भी समय में या किसी भी देश में इस विचारधारा का आगमन या इस विचारधारा का उद्भूत हो सकता है। ये किसने कहा है? डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त ने कहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने ये प्रश्न पूरा किया, लेकिन इस विषय से संबंधित अगर आपके कुछ और जानकारियाँ अधूरी रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।